हेलो क्लास, वेलकम टू द पीएसआईआर क्लब। पीएसआईआर क्लब में आप सभी का स्वागत है। पीएसआईआर क्लब पे मैं ऐश्वर्या सिंह आप लोगों के लिए कवर कर रही हूँ सेकेंड एआरसी रिपोर्ट को। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ रिपोर्ट को। तो यहाँ पे देखिए, हम फोर्थ रिपोर्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और फोर्थ रिपोर्ट आपकी किस चीज से रिलेटेड है? एथिक्स एंड गवर्नेंस। तो एथिक्स एंड गवर्नेंस अगर हम टॉपिक देखें तो इसका रेलेवेंस आपका यहाँ पे जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे उसका रेलेवेंस आपका जीएस पेपर सेकंड में भी है। मैं आपको बता दूं, जीएस पेपर सेकंड में गवर्नेंस में भी है, प्लस आपका एथिक्स पेपर में तो पूरा मेंशन्ड ही है जो कि जीएस पेपर 4 है, उसमें तो एथिक्स एंड गवर्नेंस करके एक पूरा टॉपिक है। तो चलिए आज के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कोटेशन जो आपके एआरसी रिपोर्ट में दिया गया है वो क्या है? महात्मा गांधी द्वारा, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो आप इस कोटेशन को एक जगह लिख लीजिए, ये एक बहुत इजी कोटेशन है और इस कोटेशन का यूज आप अपने एसए पेपर में या जीएस पेपर में कर सकते हैं। फिर आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड एआरसी रिपोर्ट का फोर्थ रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, एथिक्स एंड गवर्नेंस, जिसमें सबसे पहले हम प्रीफेस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, एआरसी रिपोर्ट पे आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना रहता है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूं उतने पॉइंट्स एक जगह आप लिख लीजिए, वो सफिशिएंट होते हैं। और जब आप जीएस पेपर सेकेंड और जीएस पेपर फोर्थ लिखेंगे, हम फोर्थ रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं सेकेंड और फोर्थ पेपर की बात कर रही हूं, वहां पे आप इन रिपोर्ट्स में जो पॉइंट मेंशन है वो पॉइंट एज इट इज लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है? खाना बनाकर तैयार रखना है। समझ में आ रहा है? पूरा खाना कुक करके रखना है, पेपर में बस आपको जाके लिखना हो, उसको खाना हो। इस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। कुछ कोटेशंस, कुछ डेटास, कुछ रिपोर्ट्स अपने हमेशा तैयार रखिए और पेपर में एज इट इज उसको मेंशन कर दीजिए। तो मैंने आपको एक कोटेशन महात्मा गांधी द्वारा बताई, अब दूसरी कोटेशन यहाँ पे और दी गई है। अगर आपको ये कोटेशन याद रहती है तो इसको लिख लीजिए। अगर बहुत बड़ी कोटेशन लग रहा है, आपको ये लगता है कि मैं नहीं याद कर पाऊंगा, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। As a human being, our greatness lies not so much in being able to remake the world, that is the myth of the atomic age, as in being able to remake ourselves. तो महात्मा गांधी किस पे फोकस कर रहे हैं? खुद की कैरेक्टर बिल्डिंग पे। ठीक है, हमें सबसे पहले अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए, हमें अपने आप को रिमेक करने की कोशिश करना चाहिए, देन ओनली वी कैन चेंज द वर्ल्ड। फिर इसी तरीके से महात्मा गांधी की एक विजन की बात की गई है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरस इंडिया चाहिए, अगर हम पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, तो करप्शन जैसी जो बुराइयां हैं हमारे पॉलिटी में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करती है, हमें इन बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ करप्शन की बात की गई है और बोला गया है अगर हम करप्शन को एलिमिनेट करने की बात करें तो इट इज नॉट ओनली अ मॉरल इंपेरेटिव। ठीक है, ये आपका एक मॉरल इंपेरेटिव नहीं है, बल्कि इट इज अ इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ अ नेशन ऑल्सो। क्यों इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ अ नेशन, फॉर अ नेशन? ये क्यों बोला गया है कि जब हम करप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, यहां पे लिखा है economic necessity for a nation aspiring to catch up with the rest of the world, improved governance in the form of non-expropriation, first term जो आप अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं, second contract enforcement, decrease in bureaucratic delay and corruption can decrease in bureaucratic delay and corruption, ठीक है, can raise the GDP growth rate significantly। अब आपको पता है कि अगर हम करप्शन को कंट्रोल कर लेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी जो है वो भी हमारा ग्रो करेगा सिग्निफिकेंटली। समझ में आ रहा है? फिर इसी तरीके से 6 परसीव्ड गवर्नेंस क्वालिटी की बात की गई है। तो अब आप इस तरीके से लिखिए, एआरसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 गवर्नेंस क्वालिटी क्या क्या होती हैं। आप अपने नोट्स इस तरीके से बनाएंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म्स में नहीं बनाएंगे। आप लिखो गवर्नेंस, यहां पे लिखो वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। समझ में आ रहा है? अकाउंटेबिलिटी। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को दूर करने की बात कही गई है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को एब्सेंस करने की बात कही गई है, वायलेंस को कम करने की बात कही गई है, गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने की बात कही जाती है। जब हम गवर्नेंस क्वालिटी की बात करते हैं, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। समझ में आ रहा है? फिर हम क्या कहते हैं? रीजनेबलनेस
ऑफ द रेगुलेटरी बर्डन। फिर रूल ऑफ लॉ की बात कही जाती है और एब्सेंस ऑफ ग्राफ्ट की बात कही जाती है। ये सारे टर्म्स, ये 6 टर्म्स आपके यहां पे लिखे हैं। तो आप क्या करिए, आप जहां पे भी नोट्स बना रहे इन टर्म्स को लिख लो। अगर जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ चीजें बोली गई है तो आप इस फ्लो चार्ट की तरह, इस डायग्राम की बनाकर आप इन 6 पॉइंट्स को दिखा सकते हैं कि एआरसी रिपोर्ट में भी ये चीज मेंशन है। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ की बात पे क्यों फोकस किया जा रहा है इसको थोड़ा समझो। Rule of law measures whether the crime is properly punished or not. समझ में आ रहा है? Enforceability of contract, extent of black market, enforceable rights of property, extent of tax evasion, judiciary independence, absence of business and people to challenge the government action in the courts, etc. तो यहां पे भी आप क्या करोगे, आप लिखोगे रूल ऑफ लॉ। और जब हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ के थ्रू हम ये मेजर कर रहे हैं कि जो भी पनिशमेंट्स हैं क्या वो प्रॉपरली, अगर कोई किसी ने क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट समय पे मिल रही है कि नहीं, जो भी लॉज है वो आपके प्रॉपर वे में इन्फोर्स हो रहे हैं कि नहीं, ब्लैक मार्केट पे कितना कंट्रोल है, ठीक है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या इन्फोर्सेबल है कि नहीं, कितने लोग टैक्स इन्वेजन कर रहे हैं, टैक्स पे करने से बच रहे हैं, जुडिशरी इंडिपेंडेंस भी रूल ऑफ लॉ का आप लिख सकते हो, एक तरीके से मेजर है। Judiciary independence, ability of business and people to challenge the government action in court, etc. तो इस तरीके से आप लिखिए रूल ऑफ लॉ, मेजर लिखिए, फिर सारे पॉइंट्स लिख लीजिए जो यहाँ पे मेंशन्ड है। देखो क्लास, अभी हो सकता है आपको चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको चीजें बता रही हूं, अगर इस तरीके से आप अपने नोट्स को एक बार प्रिपेयर कर लोगे तो आपको चीजें और इजी लगेगी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको अपनी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, स्लाइड नहीं, मैंने जिस तरीके से डायग्राम बना के एक पॉइंट्स को लिखा है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट क्लास हो तो कमेंट में थोड़ा सा मुझे बता भी दीजिए। इसी तरीके से एब्सेंस ऑफ ग्राफ्ट की बात की गई है। जब हम एब्सेंस ऑफ ग्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या चीज मेंशन कर रहे हैं, हम एब्सेंस ऑफ करप्शन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम एब्सेंस ऑफ करप्शन की बात कर रहे हैं अमंग द गवर्नमेंट, अमंग द पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स, कि किसी तरीके के ब्राइब तो वो नहीं ले रहे हैं, कहीं कोई परमिट देने के लिए, लाइसेंस देने के लिए वो ब्राइब तो नहीं ले रहे, ठीक है। हम करप्शन इन जुडिशरी को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को लिखिए। फिर यहां पे इस पैराग्राफ को अगर आप चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा क्लास, अब देखिए यहां पे एक टर्म आपका डिफाइन है, इंटेग्रिटी, दिख रहा है आपको? इंटेग्रिटी जो है ये आपके एथिक्स पेपर में साफ साफ मेंशन्ड है, तो यहां पे उसको डिफाइन भी किया गया है। तो आप चाहें तो यहां पे इस तरीके से इसको लिख भी सकते हैं। यहां एक स्टेटमेंट दिया गया है, इंटेग्रिटी इज मोर देन फाइनेंशियल ऑनेस्टी। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब हम इंटेग्रिटी को डिफाइन करते हैं तो हम एक चीज कहते हैं, व्हाट यू स्पीक, ठीक है, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू परफॉर्म या योर एक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हो। इन तीनों में एक कंसिस्टेंसी होती है, मतलब आप जो कह रहे हो, आप जो सोच रहे हो वही आप कह रहे हो और उसी तरीके के एक्शन जब आप परफॉर्म करते हो, दैट इज इंटेग्रिटी। अ ट्रू इंटेग्रिटी कब चेक होती है? व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। आप बोले, आपने कहा कि मैम मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। आप कमरे में थे, कमरे में मेरा आईफोन रखा था, गलती से वो आईफोन नीचे गिर गया और टूट गया, और आपको पता है कि किसी ने भी आपको आईफोन तोड़ते हुए नहीं देखा है। मैं गई कमरे में, मैंने कहा किसने मेरा आईफोन तोड़ दिया? आपने तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि मैम ये मुझसे टूट गया है, सॉरी मैम, मैं क्या करूं, मेरे पास, मैं कैसे आपका आईफोन अब जुड़वाऊं या क्या करूं मैम, लेकिन टूटा ये मुझसे है। तो आपने जो भी आपसे गलती हुई उस चीज को एक्सेप्ट किया। आपको पता था कि अगर मैं इस चीज को नहीं भी एक्सेप्ट करता तो कोई पता नहीं लगा पाता कि मैंने ही ये आईफोन तोड़ा है। आप चाहते थे झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन आपने सच बोला। तो अगर हम इंटेग्रिटी को डिफाइन करने बैठेंगे तो यहां पे ये बहुत बड़ी डेफिनेशन हो जाएगी। हमारा पर्पस है एआरसी रिपोर्ट को डिस्कस करना। तो बस आप ये चीज याद रखिएगा, जब भी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेग्रिटी
is having a consistency with what you say, what you think and how you perform your action. तीनों में आप जो बोल रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं. तो यहां पे एक स्टेटमेंट दी गई है, इंटेग्रिटी इज मोर देन फाइनेंशियल ऑनेस्टी. दिख रहा है आपको? पब्लिक ऑफिस शुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रस्ट. जब भी हम पब्लिक ऑफिस की बात करते हैं, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रस्ट. और यहां पे टू फेसेड टू द करप्शन की बात की गई है. द इंस्टीट्यूशन विच इज हाईली करप्ट, सेकेंड द इंडिविजुअल हु आर हाईली करप्ट. देखो, करप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो करप्शन में हो सकता है कि करप्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक जो इंस्टीट्यूशन है वो आपका करप्ट है, मतलब वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो करप्ट है. ठीक है. दूसरा, आप खुद इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, वो खुद करप्ट है, हाईली करप्ट है. तो दोनों केसेस में आपका करप्शन होगा. हमने इसको एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में देखा, वन के पर्सपेक्टिव में भी करप्शन हो सकता है, प्लस मेनी के भी, कि बहुत लोग करप्ट है तो पूरा इंस्टीट्यूशन ही आपका करप्ट है. इस चीज की हमने बात की है. समझ में आ रहा है? अब बिल्डिंग ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस रिक्वायर एन एनवायरमेंट where there is a premium on transparency, openness, boldness, fairness and justice. अब यहां पे देखो, अगर आपसे कोई भी गवर्नेंस का ही टॉपिक पूछा गया है या एथिक्स एंड गवर्नेंस की ही बात की गई है, तो आप इन टर्म्स को एज इट इज लिख सकते हो. अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकते हो, आप ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर सकते हो, ओपननेस की आप बात कर सकते हो, बोल्डनेस की आप बात कर सकते हो, फेयरनेस एंड जस्टिस टर्म की आप बात कर सकते हो. तो ये सारे टर्म्स तो आपको एज इट इज ही लिखने हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है. इसी तरीके से इस पूरे पेज में एक डेफिनेशन और बहुत अच्छी है, अगर आप इसको याद कर पाए तो आप याद कर लीजिएगा. यहां देखिए, द लाइन सेपरेटिंग द गुड एंड द इविल passes not between the states nor between the classes but through the middle of every individual, every human's heart. आपको दिखा? मैं इसको आपके लिए हाईलाइट भी कर दे रही हूं. यहां पे लाइन है, the line separating the good and the evil passes not between the state, not between the classes, but through the middle of human heart. तो इस लाइन को भी आप अपने पेपर में लिख सकते हैं. इसी तरीके से प्लेटो की एक डेफिनेशन दी गई है. प्लेटो ने क्या बोला है? The punishment suffered by the wise person who refuses to take part in the government is to suffer under the government of bad man. तो ये कुछ कोटेशंस हैं जो आप अपने पेपर में आराम से लिख सकते हैं. इसी तरीके से कॉन्फ्यूशियस जो है वो किस तरीके से इंफेसिस करते हैं राइटनेस फॉर अ लाइफ एंड कैरेक्टर बिल्डिंग पे. तो आप देखिए, जब भी हम एथिक्स की बात कर रहे हैं तो हम उसको गवर्नेंस में देख रहे हैं, प्लस एथिक्स एंड गवर्नेंस के लिए एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर बिल्डिंग भी बहुत मैटर करता है. हम अपने लाइफ में कितने करेक्ट हैं ये भी बहुत मैटर करता है, किस तरीके से हम अपने डिसीजन को ले रहे हैं. हिंदू संस्कृति में हम धर्म की बात करते हैं, हम राइटनेस की बात करते हैं. ठीक है. बल्कि हम सारे रिलीजन में ही धर्म पे फोकस करते हैं कि धर्म कितना जरूरी है. हम समझ में आ रहा है? और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा है कि गांधी जी ने किस तरीके से कहा, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. तो ये कुछ कोटेशंस हैं जो आप अपने पेपर में एज इट इज मेंशन कर सकते हैं. इसी तरीके से नेपोलियन ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, आप इसको गवर्नेंस टॉपिक में मेंशन करिए. द लॉ शुड बी सो सेकंड दैट इट कैन बी कैरिड आउट इन अ पॉकेट. लॉज इतने छोटे होने चाहिए दैट इट कैन बी कैरिड आउट इन अ पॉकेट ऑफ अ कोट एंड इट शुड बी सो सिंपल दैट इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय अ पीजेंट. मतलब नेपोलियन क्या कहना चाहता है, जो भी लॉज हैं वो इतने कम होने चाहिए कि इट कैन बी कैरिड आउट इन अ पॉकेट. ठीक है, पॉकेट ऑफ अ कोट, एंड इट शुड बी सो सिंपल दैट इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय अ पीजेंट. ठीक है. तो इस तरीके की स्टेटमेंट भी आप मेंशन कर सकते हैं. समझ में आया क्लास? अब यहां पे एक और लाइन दी गई है, द पर्पस ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू मेक इट इजी फॉर अ पीपल टू डू एंड डिफिकल्ट टू डू इविल. यहां पे क्या लिखा है? पर्पस क्या होता है गवर्नमेंट का? इज टू मेक इट इजी फॉर अ पीपल एंड टू डू गुड एंड डिफिकल्ट टू डू इविल. समझ में आ रहा है कि क्या पर्पस है? इजी करना किस चीज को? टू इजी फॉर अ पीपल टू डू गुड थिंग्स एंड डिफिकल्ट टू डू इविल्स. समझ में आ रहा है? इस तरीके की स्टेटमेंट भी आप अपने पेपर में लिख सकते हैं. और यहां पे एक लास्ट कोटेशन दिया है, इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस कोटेशन आप उसको भी लिख लीजिए. रिवर डू नॉट ड्रिंक देयर वाटर देमसेल्फ नॉर डू ट्री ईट्स देयर फूड
Not do the cloud eat the grains raised by them. The wealth of a noble is used slowly for the benefit of others. तो इस स्टेटमेंट को भी आप एज इट इज मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पे मेरा मेन पर्पस क्या था, जो इंपॉर्टेंट कोटेशन दी गई है वेरियस थिंकर द्वारा उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे जो गवर्नेंस की क्वालिटी बताई गई है, मेजर्स बताया गया है रूल ऑफ लॉ का या फिर और भी किसी चीज का, जैसे हमने एब्सेंस ऑफ ग्राफ्ट की भी बात की है, उसके भी जो मेजर्स बताए गए हैं उसको भी आप अपने नोट्स में एक जगह सेपरेट वे में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास।